रात होने को थी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था और कई सारे पकवानों की सुगंध से घर महक रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर घर में नई बहू का आगमन जो हुआ था। घर के वातावरण में गीतों की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ रही थी। दीपक के कमरे में फूलों की खुशबू अभी तक हवा में बसी हुई थी। दीपक के मन में खुशियों के फूल अभी मुरझाए ना थे। आंखों से प्यार का नशा उतरा ही नहीं था कि अचानक ठंड सी महसूस होने लगी। वह बर्फ की तरह जमकर जड़ हो गया था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखें मिचमिचाकर नई नवेली पत्नी की तरफ देखा। शादी का जोड़ा उतार दिया था उसने, परंतु गहने पहन रखे थे। चेहरे पर बेलौस और जड़ता के भाव थे। नई नई खुशी और दाम्पत्य जीवन के नव अनुभव के सुख से वह शायद पूरी तरह से अनजान दिख रही थी। भाव शून्य चेहरे से पति की तरफ देखते हुए कहा था, कल हमें विदा कराने के लिए पापा और भैया आ रहे हैं। हम दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। दीपक तो यह सुनकर सुन्न रह गया। आरती के कहने का क्या मतलब था, समझ नहीं पाया। उसने एक प्रश्नवाचक दृष्टि आरती पर डाली, जैसे कहना चाहता हो, क्या मतलब, जरा फिर से कहो। आरती उसके सामने बैठ गई। वो खड़ा ही रहा। घर में अभी तक मेहमान रुके हुए थे। आरती ने स्पष्ट किया, आप अच्छे हैं, परंतु हमारी अपनी भावनाएं हैं। हम इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अभी तो हमने बीए किया था, एमए करना चाहती थी, परंतु मम्मी पापा ने हमारी भावनाओं की उपेक्षा की। डरा धमकाकर हमें शादी के लिए राजी किया। अब हम उन्हें तंग करेंगे। आप हमें विदा कराने नहीं आएंगे, ना ही चिट्ठी पत्री लिखेंगे। लिखेंगे भी तो हम जवाब नहीं देंगे। इतनी बात कहते कहते वह तमतमा गई थी। दीपक का शादी करके सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का सारा उत्साह मर गया। उसे लगा उसने शादी नहीं बल्कि मृत्यु की कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। शादी के तुरंत बाद ही उसने महसूस किया था आरती में कोई उत्साह और उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने तब समझा था कि शायद नए नए परिवेश में आते ही कुछ संकोच हो रहा होगा, या फिर आरती थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की है। लेकिन वह गलत था। यह तो साफ नजर आ गया कि शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, परंतु क्या विवाह के बाद भी वो अपने आप को बदल नहीं सकती थी? यह जीवन भर का मामला था, एक दो दिन का नहीं। उन्हें एक लंबा जीवन साथ साथ गुजारना था। एक छोटी सी बात उसकी समझ में नहीं आ सकती थी कि शादी के बाद पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, किस तरह से उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य पैदा करना होता है और जीवन की गाड़ी को समतल रास्ते से ले जाकर आगे बढ़ाना होता है, या उसका स्वभाव ही ऐसा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं उसमें? फिर ऐसी क्या बात है कि आरती दोबारा अपनी ससुराल नहीं आना चाहती थी? वह निर्विकार भाव से पलंग के एक किनारे लेटी रही। उसकी चुप्पी से दीपक को घुटन सी महसूस हो रही थी। दीपक चिढ़ गया, झल्लाकर बोला, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें कचोट रही है? किससे क्या गलती हुई है? हमने शादी की है, कोई सामाजिक अपराध नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके हाँ की थी। फिर तुम क्यों इस तरह? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी ताकि आरती कुछ कहे। हमें नहीं पता, बस हमें अपने घर जाना है, उसने रूखे स्वर में बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। दीपक के हृदय में पीड़ा की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा आरती बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की है। क्रोध से उसका खून खौल उठा, शरीर झंझना गया, परंतु अपने आप को संयत रखते हुए उसने कहा, शादी के बाद पति का घर ही लड़की का असली घर होता है। हम इस पर बहस नहीं करेंगे। आरती ने बात खत्म कर दी। दीपक के पास तिलमिलाने और अंदर ही अंदर घुटते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह रात वैसे ही चली गई। चातक ने चांद की तरफ ताका अवश्य था, परंतु चांद बादलों की ओट में छिप गया था। एक अविश्वास की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई थी। अगले दिन आरती अपने पापा और भैया के साथ मायके चली गई। दीपक के दिल को कुछ ऐसी चोट लगी कि वह टूट गया। लड़की एक बार विदा होकर वापस अपने पिता के घर जाती है, दोबारा जब लौट कर आती है तो ससुराल की होकर रह जाती है।
परंतु दीपक और आरती के लिए यह विदाई सामान्य नहीं थी। उन्हें पता था कि यह विदाई उनकी अंतिम विदाई भी हो सकती थी, परंतु उनके मनोभावों को घर वाले कैसे जान सकते थे। दीपक और आरती की शादी घर वालों की पसंद से हुई थी। दीपक के पिता का होटल का कारोबार था। दीपक ने दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की थी और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। सालाना 10 लाख का पैकेज था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। आरती के पिता भोपाल में रेलवे में इंजीनियर थे। दूसरे प्रदेश से आने के बाद उनके पूर्वज वहीं बस गए थे। उनके पूर्वजों का पुश्तैनी धंधा था। आरती के चाचा वगैरह उसी व्यवसाय से जुड़े थे। बस उसके पिता सरकारी नौकरी में आ गए थे। आरती का बड़ा भाई मोटर व्यवसाय से जुड़ा था। कारों की एजेंसी थी। सभी का सुखी परिवार था। दोनों परिवारों के परिचित एक रिश्तेदार ने आरती और दीपक की शादी की बात चलाई थी। दोनों परिवार धनी, सुसंस्कृत और शिक्षित थे। जहां दीपक चुस्त दुरुस्त और अच्छे सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी था, वहीं आरती भी सुशिक्षित, सुंदर, सौम्य और गंभीर लड़की थी। दोनों परिवार वालों को यह जोड़ी बहुत पसंद आई। बात बन गई और अंततः वे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दीपक के मन में कोई कुंठा नहीं थी। वह खुले विचारों का लड़का था। आरती को पहली ही नज़र में उसने पसंद कर लिया। इस बारे में उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, ना खुद से ना किसी और से। परंतु आरती के मन में क्या था, किस मजबूरी में उसने यह रिश्ता मंजूर किया था, वह समझ नहीं सका। आरती ने उसे कुछ भी बताने या समझाने का प्रयत्न भी तो नहीं किया था। सीधे ढंग से बात करती तो क्या वह वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास नहीं करता। आखिर आरती उसकी पसंद थी और अब उसकी पत्नी थी। उसकी हर समस्या उसकी भी समस्या थी। दोनों सोच समझकर उसका समाधान कर सकते थे, परंतु आरती की चुप्पी, जिद और अहम के चलते न केवल उसके मन में गांठ पड़ चुकी थी, बल्कि उसका दाम्पत्य जीवन भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। ऊपर से सब सामान्य था, परंतु अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। 1 महीने बाद माँ ने कहा, बेटा, आरती के पिता ने कहा था कि दिसंबर की 15 तारीख को तुम्हें भोपाल भेज दूं। कल सुबह चले जाओ और बहू को विदा करा के ले आओ। दीपक ने एक निरीह दृष्टि से माँ की तरफ देखा। वह वास्तविकता से अनजान थी। उसने निगाहें चुराकर कहा, मम्मी, मेरे पास समय नहीं है। कंपनी की तरफ से मुझे मुंबई जाना पड़ जाएगा। आप डैडी को क्यों नहीं भेज देती? नहीं बेटा, शादी के बाद पहली बार पति ही पत्नी को विदा कराने जाता है। दीपक ने कहा, देखूंगा, अभी तो नहीं। आप फोन करके आरती के पिता को बता दें कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। जब मौका मिलेगा तब बता दूंगा, या फिर वही आरती को आकर यहाँ छोड़ जाएं। बात आई गई हो गई। असली बात का पता किसी को नहीं चला। उधर भोपाल में जब खबर मिली कि दीपक आरती को विदा कराने नहीं आ रहा है, तो उसके पापा ने कहा, वो लोग तो नहीं आ रहे हैं, सुमित को भेज देते हैं। बहन को उसकी ससुराल छोड़ आएगा। ब्याही बेटी को कब तक हम घर में बिठा कर रखेंगे? परंतु आरती अड़ गई, हम अभी ससुराल नहीं जाएंगे। क्यों? सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप लोगों ने जबरदस्ती हमारी शादी तो कर दी है। आपकी खुशी के लिए हम चुपचाप मान भी गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी हर बात मानेंगे। अब कुछ दिन तक हम ससुराल नहीं जाएंगे। आप इस संबंध में कोई बात न करें। हम अपना एमए पूरा कर लेंगे, फिर बताएंगे। वह कठोर शब्दों में बोली। वो बचपन से ही जिद्दी और गंभीर किस्म की लड़की थी। यह बात उसके माँ बाप जानते थे, परंतु शादी के बाद ससुराल नहीं जाएगी, ये अप्रत्याशित था। क्या आरती के हृदय में नारी प्रेम की कोमल भावनाएं नहीं हैं? क्या वो प्यार, ममता और वात्सल्य भाव से वंचित है? कहीं न कहीं उसमें मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी अवश्य थी। उन्होंने सोचा, परंतु तत्काल किसी ने कुछ नहीं कहा। सोचा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। प्रेम का बीज कभी न कभी तो अंकुर बनकर उसके हृदय में उपजेगा। वह पेड़ का रूप धारण करेगा। नई नवेली के लिए पति से दूर रहना असंभव था। प्रेम और अभिसार का कीड़ा बहुत बलवान होता है। यह नारी और पुरुष दोनों को किसी न किसी परिस्थिति में कमजोर बना ही देता है। आरती ने एमए के लिए
विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। विषय था आधुनिक हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस। यह कैसी विडंबना थी कि दाम्पत्य जीवन और पति प्रेम से दूर भागने वाली लड़की ने ऐसा विषय चुना था जो उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। लेकिन मनुष्य अक्सर अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है। आरती ने पुस्तकालय से मोटी मोटी किताबें उधार ले रखी थी, कुछ खरीद भी ली थी। अपने कमरे में लेटी या बैठी उन किताबों में खोई रहती थी। बस आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलती थी। मम्मी पापा से कभी कभी बात करती थी, भाभी से तो वो सदा दूर दूर ही रहती थी। उसके एक भतीजा और एक भतीजी थी, सुंदर, सलोनी और बहुत ही चंचल बच्चे थे। उनकी धमा चौकड़ी से घर गुंजायमान रहता था। घर में हंसी खुशी के गुब्बारे फूटते रहते थे। परंतु आरती ना तो उन बच्चों के साथ कभी खेलती थी, ना घर के किसी सदस्य की खुशी से कुछ लेना देना था। उसके अपने जीवन में हंसी और खुशी का अभाव था। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी वो। किताबों में हमेशा खोए रहने से वो स्वयं ही मूर्त रूप हो गई थी। कभी कभी विश्वविद्यालय जाकर अपने टीचर से मिल लेती थी। उसके अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बाहर उसकी कोई सहेली नहीं थी। लड़कों को तो वो कतई नापसंद करती थी। ऐसे जड़ जीवन में श्रृंगार रस का प्रारंभ कैसे हो सकता था। इधर दीपक की सीमित दिनचर्या थी। घर और ऑफिस में व्यस्त रहता, दोस्तों से कभी कभार छुट्टी के दिन मिल मिला लेता था। आजकल जानबूझकर मिलना बंद कर दिया था। दोस्त पूछते, यार शादी के बाद तुमने भाभी के हाथ का खाना नहीं खिलाया, क्या बात है? उन्हें बनाना नहीं आता या तो उनको हमारे सामने नहीं लाना चाहता? वह हंसकर बात को टाल देता। कुछ नज़दीकी दोस्तों को ही पता था कि आरती शादी के बाद दोबारा ससुराल नहीं आई थी। वह अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में किसी से बात करने का कोई औचित्य नहीं समझता था। लोग केवल बातें बनाते हैं, किसी के दुख को कम करने के बजाय उसे कुरेद कर और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शादी के बाद बेटी का ससुराल ना जाना जितना माँ बाप को अखरता है, उतना ही परिवार के अन्य लोगों, रिश्तेदारों तथा परिचितों को भी। आरती के परिवार में बाहरी लोगों का ज़्यादा दखल ना था। परंतु सुमित की पत्नी मेनका ने एक दिन खाने की मेज पर कह ही दिया, मम्मी पापा आप मेरी बात का बुरा ना माने। मैं जानती हूँ आरती का शादी के बाद यहाँ पड़े रहना कहीं से भी उचित नहीं लगता। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, परंतु ससुराल आती जाती रहेगी तो हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे। ससुराल में वो तालमेल बिठा सकेगी। पति से दूर रहकर अपने जीवन में कड़वाहट घोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसे तलाक का दंश झेलना पड़े। पढ़ाई तो वो वहाँ रहकर भी कर सकती है। मेनका की बात उचित थी और उसमें दम था। मम्मी पापा तो उसे समझा कर हार चुके थे। भाई की वो सुनती नहीं थी। अतः सबने मेनका को ही यह काम सौंपा कि वो आरती से बात करके देखे। शायद उसकी बात का कुछ असर हो उस पर और वो ससुराल जाने के लिए राजी हो जाए। कम से कम पता तो चले कि वह ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी। वैसे तो कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था, बस वो जिद्दी थी, जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बस इसी कारण से वो ससुराल न जाना चाहती हो, यही सबकी समझ में आ रहा था। उचित अवसर पर मेनका ने आरती से बात की। क्यों नंदरानी, तुम हम लोगों से नाराज सी क्यों रहती हो? घर में रहकर भी ना तो किसी से ज़्यादा बात करती हो, न बच्चों के साथ खेलती हो। बाहर जाने का तो तुम नाम ही नहीं लेती। बस यह एमए पूरा हो जाए, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। मेनका उसके सामने बैठ गई। वो लंबे वाक युद्ध की तैयारी करके आई थी। बोली, पुस्तकीय ज्ञान प्रबंध से जीवन का ज्ञान प्रबंध ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे सामने सुख नहीं है, शादी के बाद भी नारी अकेली है, उसके जीवन में पति, परिवार और समाज का कोई सरोकार नहीं है, वो केवल एकांत में जीती है, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होती है, तो हर प्रकार की शिक्षा और उस पर किया जाने वाला शोध कार्य व्यर्थ है। आरती ने भाभी की बातें ध्यान से सुनी। उसे कहीं न कहीं लग ही रहा था कि वो दीपक के साथ गलत कर रही है। अगर दीपक की जगह पर कोई और होता तो शायद इतना बर्दाश्त ना करता और उसे छोड़ देता। श्रृंगार रस पर शोध करते करते उसके मन में भी उमंगे हिलोरे लेने लगी थी। उसका हृदय
एक अजीब सी कसक से उमड़ पड़ता था। उसके शरीर में एक अनोखी सुखद अनुभूति का प्रवाह होने लगता था। उसकी सांसें तेज हो जाती और वो दीपक के साथ बीते क्षणों की यादों में खो जाती। मन तो करता कि उसकी मजबूत बाहों में खो जाए और उसके साथ एक होकर अपने अस्तित्व को भुला दे, पर उसने अपने ऊपर जो ठोस आवरण चढ़ा रखा था उसको तोड़कर बाहर निकलना भी संभव नहीं था। उसका अहम, जिसे थोथा घमंड कहना उचित होगा, आड़े आ जाता था। आखिर अपने पथ पर कांटे तो उसी ने बोए थे। आरती विचारों में मग्न थी। मेनका ने तभी एक और चोट की। क्या तुम्हें ये अधूरा जीवन अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें ये अधूरापन सालता नहीं है? पति के पास जाने का मन नहीं करता? मेनका की यह बात एक गाली की तरह थी जो आरती को नागवार गुजरी। वह तिलमिलाकर बोली, पूरी होकर आपने कौन सा तीर मार लिया भाभी? 2 बच्चे पैदा करके क्या आप समझती हैं कि संसार की सारी विवाहिता औरतों की मुखिया बन गई हैं? हर औरत बच्चे पैदा करती है, इसमें नया क्या है? मेनका ने अपना विवेक नहीं खोया। वह जानती थी कि अगर उसने अपना धैर्य खो दिया या आरती की किसी बात का बुरा माना तो उसका प्रयास विफल हो जाएगा। आरती उससे छोटी थी, अतः उसे ही सहनशीलता का परिचय देना होगा। उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है। वह हंसकर बोली, सच है, हर औरत बच्चे पैदा करती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन बिना मर्द के तुम बच्चे पैदा करके दिखा दो तो मैं मान लूंगी कि तुम बाकी दुनिया से निराली औरत हो। आरती का तन बदन झंझना गया। मस्तिष्क में कुछ टूटता सा लगा। क्या औरत के लिए मर्द बहुत जरूरी होता है? वह सोचने लगी। शादी का 1 साल पूरा होने वाला है। पति से पूरा 1 साल वो दूर रही है, वो भी अपने माँ बाप के घर में, और अभी से ऐसी बातें उठने लगी है। कहीं अकेले रह रही होती तो क्या होता? लोग कैसी कैसी बातें बनाते। वह भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो उठी। अभी तो उसकी भाभी यह बात कह रही हैं, कल मम्मी पापा कहेंगे, फिर मोहल्ले वाले, और फिर पूरा शहर चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि तुम छोड़ी गई हो, पति ने तुम्हें छोड़ रखा है। सुंदर हो परंतु घमंडी, इसीलिए पति से तुम्हारी नहीं बनी, उसने तुम्हें त्याग दिया। सच्चाई की तरफ किसी की नज़र नहीं जाएगी। लोग झूठी बातें बनाकर उसे बदनाम कर देंगे और वो कहीं की ना रहेगी। मेरी प्यारी ननंद, मेनका ने उसे समझाते हुए कहा, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु सही समय पर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना भी हमारा दायित्व है। तुमने पर्याप्त शिक्षा हासिल कर ली है, उचित समय पर तुम्हारी शादी हो गई है। अब हंसी खुशी नए जीवन में प्रवेश करो और अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करो। कोई व्यक्ति जब शादी करता है तो पत्नी और परिवार को लेकर उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। वो भी अपने दायित्व पूरे करना चाहता है। सोचो, तुमसे दूर रहकर दीपक के मन पर क्या बीत रही होगी। क्या उसके हृदय को आघात नहीं पहुंचा होगा जब तुम उसे छोड़कर आई थी? उसके सामने दीपक का दयनीय और मासूम चेहरा घूम गया। कितना कुछ पूछना चाहता था वो आरती से, कितना प्यार उड़ेलना चाहता था उसके दामन में। वो प्यार के सागर में उसे डुबो देना चाहता था, परंतु उसकी उपेक्षा से दीपक के कदम एक जगह थम कर रह गए थे। वो कसमसा उठी, उसका बदन अंगड़ाई लेने लगा। यादों की डोर पकड़कर वह उठी और अंग प्रत्यंग मरोड़कर अपने कठोर आवरण को तोड़ डाला। फिर भाभी के कंधों को पकड़कर बोली, भाभी, हमारी प्रिय भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब एक काम और कर दो, उन्हें फ़ोन करके बोल दो कि कल ही हमें लिवा ले जाएं। मेनका भी हंसती हुई उठ खड़ी हुई और उसका बायां गाल चूम कर बोली, खुश रहो मेरी जान, मैं अभी दिल्ली फ़ोन करती हूँ, कहकर वो बाहर चली गई। आरती ने किताबों को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया, इधर उधर बिखरी चीज़ों को ठीक किया और फिर श्रृंगारदान के सामने बैठकर अपने को संवारने लगी। माथे पर बिंदिया लगाने के बाद वो हल्के से मुस्कुराई और अपने सौंदर्य पर रीझ कर खुद से शर्मा गई, परंतु आरती की आशाओं पर तुरंत ही बर्फ पड़ गई। थोड़ी देर बाद मेनका ने उसके कमरे में प्रवेश किया। आरती को खुद से शर्माते देखकर वो एक किनारे खड़ी हो गई। भाभी का उदास चेहरा देखकर आरती थोड़ा बहुत समझ तो गई
फिर भी पूछा, क्या हुआ भाभी, उनसे बात हुई? क्या बोले? मेनका ने उससे निगाहें चुराते हुए कहा, बात इतनी आसान नहीं है। पता नहीं वहाँ से विदा होते समय क्या कह दिया था तुमने उनको। विदाई कराने के लिए आने को कहा तो भड़क कर बोले, ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फिर कभी इसके लिए फ़ोन नहीं करना और बस फ़ोन काट दिया। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमको बात करना हो तो मैं उनका मोबाइल नंबर देती हूँ। आरती को अपना हृदय डूबता सा लगा। उसे पता था कि विदा कराने के नाम पर दीपक क्यों भड़का था। उसी ने तो उसे मना किया था, पत्र तक लिखने से मना किया था उसने। तब क्यों न गुस्सा करता वो, गलती तो उसी की थी। वह भाभी का हाथ पकड़ते हुए धैर्य से बोली, नहीं भाभी, हम उन्हें फ़ोन नहीं करेंगे। अब बात ना फ़ोन करने से ना उनके यहाँ आने से बनेगी। हम जानते हैं कि बात कैसे बनेगी। बस जैसा हम कहें वैसा वैसा करती जाना। शाम को दीपक उदास, चिंतित और थका हुआ घर पहुंचा। माँ उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आते ही बोली, बेटा कितनी शुभ बात है, भोपाल से तुम्हारी सलहज का फ़ोन आया था। मैंने तुम्हारा मोबाइल नंबर उसे दे दिया था। तुम्हारी बात हुई उससे? बेटा बहुत हो गया, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या जिद है, परंतु उनकी तरफ से इतने सारे फ़ोन आए, तुम नहीं गए। आखिर हमें भी तो पता चले कि तुम बहू को विदा कराने के लिए क्यों नहीं जाते। वह माँ की बातें अनसुनी कर दीपक अपने कमरे में चला गया। अपनी बात का जवाब ना पाकर माँ भी पीछे पीछे चली आई। वो धम्म से पलंग पर बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, शादी के बाद से तुम कितना उदास और शांत रहने लगे हो। लगता है आरती से शादी करके हमने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है। उससे कोई खटपट हुई है? नहीं माँ, किसी से कोई भूल नहीं हुई है। यह समय का चक्र है। उसने बात को समाप्त करते हुए कहा, अब इस प्रसंग को छोड़ो, चलो एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बेटे की भावनाओं को समझते हुए माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा और रसोई में चली गई चाय बनाने के लिए। दीपक को अपनी पसंद पर गर्व था। जब पहली बार उसने आरती को देखा तो वह उसके रूप और सौंदर्य से अभिभूत हो गया था। वह असीमित सुंदरी थी, परंतु उसके अंदर घमंड और दंभ से भरा प्रेम विहीन हृदय था। इस बात से वो अवगत नहीं हो सका था। 1 वर्ष व्यतीत होने जा रहा था। शादी की सालगिरह आने वाली थी, परंतु वह उससे दूर, उसके प्रेम रस से वंचित था। आज उसे पछतावा हो रहा था कि केवल सौंदर्य पर ही उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी थी। शादी से पहले पति पत्नी को एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में बातें करके समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही उसने नहीं किया था। इसका अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था। वह लोग दिल्ली में रहते थे और आरती भोपाल में। वह अपने परिवार के साथ केवल एक बार उसे देखने के लिए गया था। वह सबको पसंद आ गई थी। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद आवश्यक रस्में पूरी करके झटपट शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उसे कभी मौका ही ना मिला कि वो आरती के हृदय में उतरकर उसका अंतर मन पढ़ सकता। वह रूप जाल में उलझ कर रह गया था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, परंतु उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। जिन मनोभावों से वो गुजर रहा था, उसका दुख वही समझ सकता था। घर जाने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज मन भी नहीं कर रहा था। 1 साल पहले आज ही के दिन वो कितना खुश था। तब नए जीवन में प्रवेश करने की अभिलाषा और जिज्ञासा थी, और आज अपने वर्तमान को लेकर वो इतना दुखी था। नित्य तो वो समय पर घर लौटता था। आज उसने जानबूझकर देरी करी। दिल्ली से लौटते समय उसने बोट क्लब के पास गाड़ी रोका। कुछ देर तक नौका विहार देखता रहा, फिर परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते देखा। अंधेरे एकांत कोनों में बैठे प्रेमी युगल को भी उसे कोई शांति नहीं मिली। वह बेचैन होकर गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ चल पड़ा। घर में घुसते समय उस दिन उसे कुछ अजीब सा लगा। माँ अकेली थी और 1-2 बत्तियों को छोड़कर कहीं भी उजाला ना था। घर का इकलौता नौकर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। डैडी तो वैसे भी देर से घर आते थे। उसने माँ से पूछा, क्या बात है माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? मेरे कमरे में भी अंधेरा है। किस बात के लिए उजाला करें बेटा, आज के दिन तुम्हारी शादी थी।
उस दिन ढोल ताशे बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी और चारों तरफ रोशनी की लड़ियां सजी थी। नाच गाने हो रहे थे और तुम्हें घोड़ी पर चढ़ाकर एक वीर पुरुष की तरह बहू को विदा कराने के लिए बारात के साथ रवाना किया था। परंतु आज माँ ने आह भर कर कहा, क्या मिला तुम्हारी शादी करके हमें? बस अंधेरा ही ना। इसीलिए घर में आज अंधेरा कर रखा है। तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर बत्ती जलाकर उजाला कर लो। वह खामोश रहा, टूटे हृदय और बोझिल कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को हल्के से धक्का देकर खोला। हवा में एक अनोखी सुगंध फैली हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पाया। स्विच बोर्ड की तरफ बत्ती जलाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दो नर्म बाहें उसके गले में सांप की तरह लिपट गई। वह चौंक कर पीछे की तरफ हटा तो आरती उसके ऊपर आ गिरी। आरती की महक वह पहचानता था, क्योंकि यह महक शरीर के प्रत्येक अंग में रची बसी थी। वह कुछ कहता कि आरती बोल पड़ी, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भूल हमारी थी, उसका प्रायश्चित हमें ही करना है। और बस कसकर उसके गले लग गई। पति पत्नी प्रेम में हमेशा के लिए एक हो गए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।